नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। क्या सोचा था कि कभी ऐसा हाल हो जाएगा कि देश में इतनी कमजोर सरकार आ जाएगी जो अमेरिका की तमाम आरोपों पर जवाब नहीं दे पा रही। ट्रंप कह रहे हैं हमें भारत को लूटना है और हमारे विश्वगुरु खामोश हैं। ट्रंप हमारे सैनिकों को धमकाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे नागरिकों के हाथ पैर बांध के बेचते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेपर लीक होते जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पर मैंने अभय दुबे जी से बातचीत की है। चैनल को ज्वाइन करिए पहले और फिर चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय दुबे जी। आज का दिन कम से कम भक्तों के लिए बड़ी खुशी लेकर आया है, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ था और जो ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो वो हवन कर रहे थे। भगवान विष्णु की जगह वो ट्रंप की फोटो लगाए हुए थे और कह रहे थे कि कितने अच्छे दिन आ गए। अब ट्रंप दो चचा जो हैं वो राष्ट्रपति बन गए और हमारे विश्व गुरु की उनकी दोस्ती पूरी दुनिया में जग जाहिर है। माय फ्रेंड ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार जैसे साहसिक बहादुरी वाले नारे हमारे विश्व गुरु जी अमेरिका में लगा चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने क्या गत बनाई हमारे देश की, वो किसी से छुपा नहीं है। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका भाव ये है कि अब तक भारत ने हमको लूटा, अब हम भारत को लूटेंगे। ये बयान काफी मायनों में बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका से रिश्ते हैं, जिस तरह अमेरिका व्यापार के सौदों को लेकर भारत के कह रहा है कि हमें इतना अरब रुपए का भारत से कारोबार करने की हरी झंडी मिल गई है। अब मुझे पता नहीं कि मेरे इलाके की, मेरे पड़ोस के गांव की खेत की भिंडी भी ट्रंप चचा खरीदेंगे, आलू भैया भी खरीदेंगे, या क्या खरीदेंगे, किस चीज का कारोबार होगा, मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन ट्रंप के इस बयान का कि भारत को हम लूटेंगे लगभग भाव ये है, अभी तक भारत सरकार ने इसकी निंदा करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। अब मेरा चैनल जब प्रतिबंधित किया गया था अभी 2 महीने पहले, और जो कमेटी थी उस कमेटी के अफसर आके मुझसे जब सवाल कर रहे थे कि मैंने क्या गलत है, तो कह रहे थे आपने पत्रकारिता के नियमों का उल्लंघन किया। आपने ये कहा कि हम अमेरिका के आगे डर रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं होती। आपने ईरान के लिए कहा ईरान से दोस्ती करनी चाहिए। तो मैंने उन अफसर से कहा सुनो भैया, तुम गलत जगह बुला के बैठे हो, मैं कोई गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं हूँ। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि ट्रंप जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी भी भारतीय को हथकड़ी बेड़ी लगा के वापस भेजता है तो ट्रंप हो या ट्रंप के बाप हो, मेरे लिए 2 कौड़ी का इंसान है वो। मुझे अपने भारत के लोगों की इज्जत, उनकी आबरू कहीं ज्यादा मान है। लेकिन अब हम भारत को लूटेंगे और भारत के मुखिया विश्वगुरु जी खामोश। क्या हो रहा है इस देश में अभय जी? देखिए, जो हो रहा है वो ग्लोबल मंच पे हो रहा है। केवल हम और आप जो भारत के नागरिक हैं वो ही इसको नहीं देख रहे हैं। केवल भारत का विदेश मंत्रालय ही इसको नहीं देख रहा है। केवल भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ही इसको नहीं देख रहे हैं केवल, और नरेंद्र मोदी ही इसको केवल नहीं देख रहे हैं। पाकिस्तान ही केवल इसको नहीं देख रहा है, बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल मंच के ऊपर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी तक भारत ने अमेरिका से बहुत माल कमाया, अमेरिका से बहुत माल भारत ने कमाया। और उसमें ये भी कह रहे हैं कि हम मुझसे पहले के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनकी भी इसमें गलती थी, ये भी वो कह रहे हैं। लेकिन अब वो बात नहीं हो सकती, अब हम भारत से जमकर माल कमाएंगे। दूसरे लहजे में इस बयान का एक दूसरा हिस्सा ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी उनकी बड़ी गहरी छंती है, और अब हम भारत के साथ में एक ट्रेड डील करेंगे जो बिल्कुल हम उस ट्रेड डील करने के मुहाने पर पहुंच गए। अब आप सोचिए कि ये जो एक बयान के 2 हिस्से हैं, इनसे कौन कौन से अर्थ निकलते हैं। मेरी निगाह में एक ही अर्थ निकलता है कि भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध थे उन संबंधों में भारत का फायदा ज्यादा था, अमेरिका का नुकसान था। अब हम एक ऐसी ट्रेड डील भारत के साथ करने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका का फायदा होगा, भारत का फायदा नहीं होगा। और उस ट्रेड डील को करने में मेरी और नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है वो उसकी भी एक उसमें भूमिका होगी। यही सवाल उठता है कि क्या वास्तव में ऐसा होगा, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। एक ट्रेड डील का जो पर्सपेक्टिव है, फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क तैयार हो चुका था। अब एक ट्रेड डील अंतिम रूप ले रही है धीरे धीरे, ये बात भी सही है। अभी अमेरिका के जो वाणिज्य प्रतिनिधि थे लिंच, वो आए थे हिंदुस्तान, और उन्होंने पीयूष गोयल वगैरह से लंबी लंबी बातचीत की, बड़ी बड़ी बैठकें हुई।
इसके बाद पीयूष गोयल ने एक बयान दिया। पीयूष गोयल ने यह बयान दिया कि ट्रेड डील तकरीबन फाइनल हो चुकी है, केवल कुछ कॉमा फुल स्टॉप वाले मुद्दे बाकी हैं, उनकी ऊपर चर्चा चल रही है कि कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, वो केवल चर्चा चल रही है। जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी जानता है वाणिज्य और राजनीति को और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और राजनय को, कूटनीति को जानता है, उसके दिमाग में ये सवाल, ये बयान सुनते ही वाणिज्य मंत्री के पहला सवाल ये आएगा कि क्या भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का 5 वर्ष के अंदर यानी 2030 तक आयात करेगा? क्योंकि अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो जो आए थे यहां पर भारत आने पर अपनी बीवी के साथ वो ताजमहल देखने गए, लेकिन साथ में उन्होंने एक ये बयान भी दिया कि भारत को अमेरिका से 500 अरब डॉलर का आयात करना है। हम जानते हैं कि भारत अमेरिका से कितना आयात इस वक्त करता है, 50 से 52 अरब डॉलर का आयात करता है। भारत अमेरिका से 50 से 52-53 अरब डॉलर के बीच का आयात करता है। अगर भारत की भी इसमें सहमति है तो भारत को अपना अमेरिका का इंपोर्ट बिल जो है ना, आयात बिल है, उसको दूना करना पड़ेगा। इतने 100 अरब डॉलर में भारत अमेरिका से क्या खरीदेगा? सवाल इस बात का। हवाई जहाज खरीदेगा, मिलिट्री की हवाई जहाज खरीदेगा, तेल खरीदेगा, क्या खरीदेगा? टेक्नोलॉजी खरीदेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब ना पीयूष गोयल दे रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, ना निर्मला सीतारमण इसका जवाब दे रही हैं। दूसरे, जिस वक्त हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं उस वक्त सब जगह ये चर्चा है कि नरेंद्र मोदी जो वेनेजुएला की नेता से अभी मिले और उससे उन्होंने एनर्जी की खरीद के लिए एक बातचीत की, तो वेनेजुएला से भारत जो तेल खरीदेगा उसका पेमेंट किसको होगा? वेनेजुएला को पेमेंट होगा? ये वेनेजुएला का तेल का पूरा कारोबार तो अमेरिका के कब्जे में है। जब से अमेरिका ने अपने फौजी भेजकर, अपना कमांडो यूनिट भेजकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी बीवी का वहां से अपहरण किया है और अपने एक कोर्ट में ले जाके उनको सजा सुनाई है कि जैसे कि वो ड्रग बेचने वाले ड्रग एजेंट हों, मतलब जो है नशे की तिजारत करने वाले हों, उसके बाद से वेनेजुएला का पूरा तेल अमेरिका के कब्जे में है और वो कब्जा भी बड़ा गजब है। संजय जी, अगर आप वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे तो तेल खरीदने के बदले में जो आप पेमेंट करेंगे वो पेमेंट वेनेजुएला के खजाने में नहीं जाएगा। नया नियम यह है कि वो अमेरिकन ट्रेजरी में जाएगा, पेमेंट अमेरिकन ट्रेजरी में जाएगा। फिर अमेरिका ये तय करेगा कि उस पेमेंट का कितना हिस्सा उसे वेनेजुएला की सरकार को देना है, कितना अपने पास रख लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा, वो तो अमेरिका को भुगतान होगा ही, जो वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा उसका भुगतान भी अमेरिका को ही होगा। यानी पूरी तरीके से गजब सीन है भाई। ये है कि भाई हम अपने तेल की, एनर्जी की जरूरतों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यानी हम एक से ज्यादा स्रोतों से अपनी एनर्जी की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। ये तर्क है भारत सरकार का। भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दलील ये दे रही है कि भारत अपनी पेट्रोलियम की जरूरतें अब विविध स्रोतों से पूरी करेगा और वो जहां पर उसको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा दाम मिलेगा, वहां पर यानी सस्ते में मिलेगा, वहां से वो तेल खरीदेगा। तर्क ये है, जो आधिकारिक तर्क है, जो हम लोगों को थमाया गया है, वो तर्क ये है। असल में हो क्या रहा है? असल में हो रहा है कि जहां से सस्ता तेल मिल सकता है वहां से भारत ले ही नहीं रहा है। सस्ता तेल मिल सकता है रूस से, वहां डॉलरों का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। सस्ता तेल मिल रहा है ईरान से, वहां भी डॉलरों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। देखा जाए तो भारत को रूस और ईरान दोनों अपना नुकसान उठाकर तेल दे रहे थे। भाई भारत ईरान को रुपयों में पेमेंट कर रहा था, यूको बैंक में सारे रुपए ईरान जमा कर देता था। ईरान के लिए तो उन रुपयों का ईरान के अंदर कोई महत्व तो है नहीं, ईरान उन रुपयों से कहीं कोई इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकता है। यहां तक कि ईरान कई बार ये भी सोचता था कि जो रुपए यूको बैंक में ठसाठस भरे हुए हजारों करोड़ रुपए, उन रुपयों को कहीं भारत में ही इन्वेस्ट किया जाए, भारत में ही निवेश किया जाए।
रूस के साथ भी यही था। फिर बाद में रूस ने भारत से कहा कि भाई रुपए में हम पेमेंट नहीं लेंगे आपसे। उसके बाद में एक दूसरे पेमेंट सिस्टम से, जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम अमेरिका का है, दूसरे पेमेंट सिस्टम से भारत ने रूस को भुगतान किया, लेकिन वो भी अमेरिका और वेनेजुएला से लिए गए तेल से सस्ता था। तो ये जो अमेरिका के दबाव में आके आप भारत का खजाना, भारत के डॉलर्स जो है लुटा रहे हैं, ये मोदी जी कर रहे हैं दबाव में आकर। ये जो ट्रम्प कह रहे हैं ना कि हम पहले हमें लूटा गया, अब हम लूटेंगे, और हमारे दोस्त मोदी जी यहां बैठे हुए, इसका क्या मतलब निकाला जाए फिर? अंदेश का मतलब यह है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर बाजी टकासेर खाजा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासा है कि 2 दशकों में 45 बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र एग्जाम पेपर लीक हुए हैं। इनमें से 23 मामले, 45 में 23 मामले बीजेपी के से राज्यों के जुड़े हुए थे, और प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 1 लाख लोग आवेदन कर रहे थे। कितना खराब है अभय जी, देश में नौजवानों के संग इस हद तक खिलवाड़, और कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। यही तो हमारे लोकतंत्र की मौजूदा सबसे बड़ी विडंबना है। इस चीज को मैं बार बार कहता हूं, 4 PM के मंच पे भी कह चुका हूं कि सवाल यह है कि अगर सरकार कहीं गलती करती है, बड़ी गलती करती है, छोटी तो छोड़ दीजिए, छोटी मोटी गलतियां सभी से होती रहती हैं, सरकार एक बड़ी गलती करती है और एक ऐसी गलती करती है जो पकड़े जाने पर फिर दोबारा करती है, पकड़े जाने में फिर तिबारा करती है, पकड़े जाने में चौबारा करती है, बार बार गलती करती है, और उस गलती का सीधे सीधे नई पीढ़ी के भविष्य से सीधा ताल्लुक है। मैं पेपर लीक की चर्चा कर रहा हूं, जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार इस गलती को करती चली जाती है। अब आप सोचिए, इसकी शिकायत आप कहां करेंगे? गलती करने वाले कौन है? गलती करने वाले 2 आदमी हैं, एक का नाम है धर्मेंद्र प्रधान और एक का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान ये गलती कर रहे हैं। गलती करने वाला एक तीसरा व्यक्ति भी हम कह सकते हैं, मोहन भागवत, जिसने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनवाया है। आप सोचिए कि जब सीबीएसई के बड़े अफसरान जो इंचार्ज थे 2, उन सबको हटाया जाता है, तो अखबारों में ये खबर छपती है और टीवी पे ये बात गर्व से कही जाती है कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही पूरी परिस्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्रालय चलाएं। ये तो काम धर्मेंद्र प्रधान का है। धर्मेंद्र प्रधान क्या करते हैं भाई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूछा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय काम काज देखते हैं कि नहीं देखते हैं? प्रधानमंत्री क्यों मॉनिटर कर रहे हैं पर्सनली इस बात को? और इस बात का बीजेपी मानती है कि ये कह के हम प्रधानमंत्री के लिए प्रशंसा अर्जित कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री देखिए, वो खुद इस मसले को मॉनिटर कर रहे हैं। कितने होशियार और कर्मठ प्रधानमंत्री हैं हमारे। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि हवाई जहाज द्वारा, वायुसेना के युद्धक हवाई जहाजों द्वारा, लड़ाकू हवाई जहाजों द्वारा, हेलीकॉप्टरों द्वारा हम पर्चे भिजवाएंगे। सारा मुल्क इसके ऊपर हंसता है, और कभी कभी तो लगता है कि ये हंसने वाली बात है कि रोने वाली बात है। हंसने वाली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है, रोने वाली बात ये है कि हमारी सरकार का मंत्री, शिक्षा मंत्री ये कह रहा है, और कहते हुए उसको खुद भी नहीं लगता कि कितनी शर्मनाक बात है। मतलब निर्लज्जता की सीमा, मतलब आप बेवकूफी और अक्षमता, मूर्खता और अक्षमता, इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो उसका नाम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मंत्री बनते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण धर्मेंद्र प्रधान है। समझ में ही नहीं आता कि इन लोगों की आलोचना उनकी की जाती है जिनके बारे में मानते हैं हमारी आलोचना से उन पर कोई असर पड़ेगा। उन पे नहीं असर पड़ेगा तो उनके जो सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, जिन्होंने उनको रखा है, वो उनको रखने के बारे में, बनाए रखने के बारे में 2 बार सोचेंगे? या कुछ नहीं असर होता। आप हमसे सवाल पूछते रहिए, हम आपको जवाब देते रहे। धर्मेंद्र प्रधान पे असर नहीं होता, नरेंद्र मोदी पे कोई असर नहीं होता, मोहन भागवत पे भी असर नहीं होता। इससे ये शक होता है कि ये सब जो पेपर लीक हुआ है, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो जी का हो, चाहे वो नीट का हो, ये सब जो हुए हैं और लगातार हो रहे हैं, इसके पीछे कोई एक डिजाइन है जो कि डिजाइन बनाने वालों के दुर्भाग्य से उसकी कुछ पोल खोल गई है। ये पहले भी सब होते रहते हैं, जब तक होते रहते हैं कोई नहीं जानता है हो रहा है ये। वो डिजाइन क्या है, ये निकल के सामने आना चाहिए।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी। और मुझे लगता है कि जो एक मैं सर्वे पढ़ रहा था कहीं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति और आत्मा ये है कि लोगों के जनमानस में ये बात मैसेज जाता रहे कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई। लोगों के जहन में ये जाता रहे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसने मुसलमानों को ठीक कर दिया। अब तो मुझे यकीन भी हो रहा है, एक के बाद एक घोटाले आ रहे हैं। एक बड़ी कंपनी का खुलासा और हुआ है मिस्टर राजेश का कि किस तरह के कंपनी के घोटाले सामने आ रहे हैं। उसके बाद में सरकार बैकफुट पे आए उससे पहले वो हिंदू मुसलमान का कोई ना कोई कार्ड खेल देती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जो एक सांसद है निशिकांत जी, वो इतना जहर उगले हैं पेशेदरों में, उनको भी मंत्री नहीं बनाया। यानी जो ये मापदंड नहीं है कि जो जहर उगल रहे हैं उनको मंत्री बना देंगे। दूसरा, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में अब सिर्फ यही बचा है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करते रहो, विकास से कोई मतलब बचा नहीं है? क्या लगता है आपको? यही चुनौती भी है। आप जो बात कह रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र की सबसे ताजा चुनौती भी यही है। काफी दिनों से ये चुनौती पक रही थी। अब इस चुनौती का सामना देश के मतदाताओं को करना है। चुनौती यही है कि भाई ये सरकार गवर्नेंस तो दे नहीं रही, जिससे भी पूछिए सब कह रहे हैं बर्बाद कर दिया, कोई सरकार कुछ नहीं चल रही। भाजपा समर्थक कह रहे हैं इस बात को। ये सही है कि वो राहुल गांधी और भाजपा समर्थक जब ये बात करते हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन नहीं करते। ये नहीं कहते वो कि हम राहुल गांधी और कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में तो बहुत बुरी भरी बातें करते हैं। इस आदमी से उम्मीदें थी, उम्मीदें पूरी हुई नहीं, बिल्कुल सब बिगाड़ दिया इसने पूरा। साथ में ये भी कहते हैं कि जब देखो तब हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और सोचते हैं कि कोई सरकार नहीं चला रही तो सब हिंदू मुसलमान करने से सब ढक जाएगा। ये स्थिति है। तो ये जो बन रहा है, ये मतदाताओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि मतदाता इस बात का जवाब लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से देंगे। अच्छा, ये लगता है कि माहौल तो कम से कम सोशल मीडिया पे क्रिएट कर लेते हैं। जब कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, जब कोई पोल पट्टी खुलती है, तो ये हिंदू मुसलमान का मसला तो सेट कर लेते हैं। नहीं, ये तो उनका हथकंडा है ही। उनका हथकंडा है ये। देखिए, भाजपा एक बहुत बड़े अंतर्विरोध से गुजर रही है। अंतर्विरोध क्या है, इसका कुछ लोगों ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने, भाजपा समर्थक अर्थशास्त्रियों ने भी इसके ऊपर लेख लिखा है। वो अंतर्विरोध ये है कि भाजपा चुनाव नहीं हार रही, भाजपा राज्यों के चुनाव जीत रही है, लेकिन जो लोग उन्हें वोट दे रहे हैं भाजपा को, वो ये भी मान रहे हैं कि सरकार ठीक से नहीं चल रही। अच्छा, तो ये जो अंतर्विरोध है, ये अंतर्विरोध अंततः भारतीय जनता पार्टी को पराभव की तरफ ले जाएगा। या तो भाजपा इस समीकरण को बदले कि हम चुनाव भी जीत रहे हैं, कुछ कुछ हम सरकार भी ठीक से चला रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी नए नए सत्ता में आए थे तो पूछा जाता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या खूबी है जिसके चलते भाजपा ने कांग्रेस को भी रिप्लेस कर दिया, कांग्रेस की जगह भी ले ली और बहुत जगह क्षेत्रीय शक्तियों को भी अपनी जगह से जगह लेने जा रही है। तो ये बात कही जाती थी घुमा फिरा कर विश्लेषणात्मक तरीके से कि भाजपा की सरकारें अपेक्षाकृत दूसरी पार्टियों की सरकारों के मुकाबले गवर्नेंस कुछ बेहतर देती है। कुछ शब्द लगा दिया जाता था, कुछ फर्क था, मतलब 19-20 का, 18-20 का फर्क था। भाजपा की सरकार अगर 20 है तो बाकी लोग उनके सामने 18 हैं, 17 हैं, 15 हैं, 16 हैं, इस प्रकार की बात की जाती थी। आज लोगों ने ये सब कहना बंद कर दिया। लोग कह रहे हैं कि सरकार तो नहीं चल रही भाई, ये तो बात सही है, केवल हिंदू मुसलमान करने से काम नहीं चलेगा, दूसरी जुबान में वो ये भी कहते हैं। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन करे। वो होता नहीं है, वो तो ये मैसेज, संदेश जो है जनता की तरफ से भाजपा वालों को दिया जा रहा है। अभी चीज बातचीत में है। अगर भाजपा ने कुछ ठीक ठाक नहीं किया तो बातचीत से फिर ये नाराजगी में बदलेगी, और नाराजगी में बदलने के बाद फिर लोग सोचना शुरू करेंगे कि हम भाजपा को वोट दें या ना दें। और जैसे ही मतदाता सोचना शुरू करते हैं कि वोट दें या ना दें, वैसे ही उनमें से कुछ लोग तो तय कर ही लेते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। माहौल असर पड़ता है। लेकिन वोट दें या ना दें, वोट जाता तो उन्हीं को ही है। ज्ञानेश कुमार की गंगा से वोट ना देने वालों के वोट कट जाएंगे। ये स्थिति चलेगी तो लोकतंत्र बचेगा क्या? बंगाल में देख लिया हमने, 27 लाख लोग पता नहीं कहाँ चले गए। अब देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा है वो भी सोचने की बात है। राहुल गांधी ने कहा है कि भाई नरेंद्र मोदी का पहले बड़ा कंट्रोल था, नरेंद्र मोदी के शिकंजे में पूरा सिस्टम रहता था, अब उतना शिकंजा इतना मजबूत नहीं रहा।
वो संस्थाएं जिनको सरकार ने कैप्चर कर रखा है, उनके अंदर से भी विपक्ष के नेता को खबरें मिल रही हैं, सूचनाएं मिल रही हैं। उन्होंने चुनाव आयोग का भी जिक्र किया है इसमें, उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी राहुल गांधी ने जिक्र किया है। आप सोचिए, विपक्ष का नेता ये कह रहा है, तो ये सच हो गया, मजे ले रहे हैं वो? मजा नहीं ले रहे हैं इसमें। देखिए, मजा लेना भी है, सरकार के ऊपर साइकोलॉजिकल अटैक भी है, और इसमें कुछ सच्चाई भी है। क्योंकि जब लगने लगता है अफसरों को कि सरकार ठीक से नहीं चल रही है, तो फिर अफसर लोग सोचते हैं कि हम जो लोग अंततः इन लोगों की जगह लेंगे, यानी विपक्ष के लोग जिनकी जगह लेंगे, हम उनसे हम उनके साथ संबंध क्यों खराब करें। तो वो दोतरफी चाल चलने लगते हैं, दो घोड़ों की सवारी करने लगते हैं। ये सवारी भारी भी तो पड़ जाती है कभी कभी। नहीं, देखिए, हर चीज के परिणाम होते हैं, वो तो होते ही होते हैं, लेकिन मौजूदा हालात है, उसको हम कैसे डिकोड करें। विपक्ष का नेता ये कह रहा है, नरेंद्र मोदी विदेश यात्राएं कर रहे हैं। विपक्ष के नेता की इस बात का जवाब किसने दिया? अमित मालवीय ने दिया। अमित मालवीय जी तो हर अमित मालवीय ने जवाब दिया है, वो अखबारों ने कहीं अंदर छोटा सा छाप दिया है, उनकी हैसियत इतनी है। मैंने तो खोज के निकाल ली खबर, वो गजब है। लेकिन ठीक है कि लोकतंत्र शायद इसी तरह एक अंगड़ाई लेता है, इस तरह जवान होता है। जब कभी बहुत लगता है कुछ नहीं हो रहा, तो जेपी जैसा आंदोलन खड़ा हो जाता है, लोग आवाज लगाते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हमने देखा है, कई बार देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और तमाम मुद्दों पर मैं यकीन कर सकता हूं कि आप सहमत होंगे, आप मेरी बात को मान रहे होंगे कि एक अजीब कश्मकश में भारत जलता जा रहा है। लोगों को लगता है, सरकार को लगता है कि आपको जितना हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझा दोगे, फंसा दोगे, उतनी चीजें आसान होती रहेंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि इस देश का विकास सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि देश को हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझाया जा रहा है? बताइएगा जरूर, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।